Welcome to Funnel Edu World, the best online learning platform. कि साइंस स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक है, तो हम सब ने सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। ठीक, तो ये बहुत सही बात है, क्योंकि जब हमने स्टोन एज में स्टार्ट किया तो हमारी सबसे पहले नेसेसिटी ही थी। उन नेसेसिटी को पूरा करने के लिए हमने नई नई चीजें सीखी, जैसे कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू वर्ल्ड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है साइंस ए टू जेड, जिसमें हम कवर करेंगे 3000 ईयर्स में साइंस कैसे इवॉल्व हुआ, 30 ईयर्स में मेरी जो पर्सनल लर्निंग थी, जिसमें 12 ईयर्स की स्कूल लर्निंग है, 4 ईयर्स की इंजीनियरिंग की लर्निंग, प्लस ये जो 4 + 12 16 ईयर्स की लर्निंग थी, उसको मैंने 14 ईयर्स कैसे अपने रियल लाइफ में उसका यूज़ किया ड्यूरिंग माई जॉब, उसको हम कोशिश करेंगे 30 मिनट्स के 10 एपिसोड्स में कवर करने का। तो इसको मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कैसे हम इसको करेंगे, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि साइंस स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक है, तो हम सब ने सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। ठीक, तो ये बहुत सही बात है, क्योंकि जब हमने स्टोन एज में स्टार्ट किया तो हमारी सबसे पहले नेसेसिटी ही थी। उन नेसेसिटी को पूरा करने के लिए हमने नई नई चीज़ें सीखी, जैसे कि खाने की जरूरत थी तो रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नीड्स है एक ह्यूमन की। ठीक है, उसको करने के लिए जो भी हमें करना पड़ा, हमें सीखना पड़ा, हमने सीखा। जैसे फायर हमने सीखा खाना बनाने के लिए, फिर घर बनाया, हमें कपड़े बनाए, तो उन सब चीज़ों को पहनने के लिए, तो ये सब हमारी नेसेसिटी थी। बट जब ये चीज़ें 3 चीज़ें हमारी पूरी हो गई, तब भी हमने सीखना रोका नहीं। ठीक है, उसके पीछे कारण था हमारी क्यूरियोसिटी। ठीक, इस क्यूरियोसिटी की वजह से ही हमने चीज़ों को अपने आसपास होते हुए देखा, और हमारे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता था, ऐसा क्यों। तो ये हमारी नेसेसिटी नहीं थी, ये हमारी क्यूरियोसिटी थी, जो जिसने साइंस को और फर्दर इम्प्रूव किया और ह्यूमंस को फर्दर इवॉल्व किया, जो हमें आज की स्टेज में हम जो चीज़ें देखते हैं, उसके पीछे मेन कारण हमारी क्यूरियोसिटी है। ठीक है, नेसेसिटी तो सबकी पूरी हो रही थी। फिर हमने और तारों के बारे में देखा, दूसरे ग्रहों के बारे में देखा, फिर हमने उनका एक्सपेरिमेंटेशन किया कि ऐसा क्यों होता है, इससे ऐसा करने से क्या होता है। तो ये सब चीज़ें करते करते हमारी साइंस इवॉल्व होते गई। ये बैकग्राउंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि हम जब आगे चलेंगे तो हम देखेंगे, जब हमारा सिलेबस होता है जो डिफाइन होता है, उसका सीक्वेंस किस ऑर्डर में हमें क्या पढ़ाया जाएगा, और उससे ही हमारा सिलेबस बना कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या हमें पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों को वो आगे उसका फ्यूचर में यूज कर सकें। ठीक, तो जैसा कि हमने देखा कि ह्यूमंस आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, तो ये रीजन था जिस जो हमें उत्साहित करता था नई नई चीजें जानने और सीखने के लिए। ठीक है, फिर जैसे कि कभी भी हम आसमान में देखते हैं तो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, तो इसने हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जगाई उनके बारे में जानने के लिए। ठीक है, फिर उसी तरह कई सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास में, डे नाइट क्यों होता है। ठीक है, ये आपको जो आज बहुत इजी सवाल लग रहे हैं, ये कुछ हजार साल पहले इतने इजी सवाल नहीं थे, है ना। इस पे बहुत सारे कई 100 साल लग गए इस चीज को समझने के लिए, डे नाइट क्यों होता है, और क्या अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमता है या सूरज अर्थ के चारों तरफ घूमता है। सिर्फ ये समझने के लिए कई 100 साल लग गए थे हमारे पूर्वजों को। ठीक है, तो इसलिए हमारी साइंस की हिस्ट्री को भी समझना बहुत जरूरी है उसको। फिर उसी तरह वॉल्केनो इरप्शंस क्यों होते हैं, राइट, सीजन्स क्यों होते हैं। तो ये सब रीजंस थे, जो ये सब सवाल थे जो हमारे दिमाग में होते थे, और जिसने साइंस को फर्दर डेवलप किया, और आज हम स्टेज में पहुंचे हैं कि हमें काफ़ी हद तक, सब कुछ नहीं बट काफ़ी हद तक, हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं हमें उनके बारे में पता होता है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हमने देखी, ये हमारे इंसानों में क्यूरियोसिटी पैदा करती थी, और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से साइंस का डेवलपमेंट हुआ। अब साइंस का एक पार्ट है फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है अगर हम देखें, तो फिजिक्स इज नथिंग बट, फिजिक्स कम्स आउट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर। तो ये सिर्फ नेचर के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं उसको जानना समझना वो है। इसको हिंदी में भी संस्कृत में जो कहा गया है, इसको भौतिकी कहा गया है। भौतिकी भी मीन्स फिजिकल वर्ड, तो इसी से ये बना है फिजिक्स। ठीक, हमारे दो मेन अप्रोच होते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फिजिक्स हम किस तरह किसी चीज़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। कोई कुछ भी कह देगा तो उसको हम एक लॉ या फिजिक्स की थ्योरी नहीं मान लेंगे, राइट। उसके पीछे बेसिक्स होना चाहिए। अभी इसमें जो दो अप्रोच होते हैं वो होते हैं, एक यूनिफिकेशन और एक रिडक्शन। ठीक है, इन दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि साइंस इतना बड़ा
एरिया है साइंस का कि आप उसको हर चीज़ को एक ही आदमी नहीं समझ सकता और एक साथ उसको समझाया भी नहीं जा सकता था। तो हमने धीरे-धीरे जैसे-जैसे चीज़ों को सीखा, हमने उसके कई पोर्शन में उसको चीज़ों को सीखा। फिर उसके बाद में दूसरी कुछ चीज़ सीखी, फिर तीसरी चीज़ सीखी, फिर जब हम क काफ़ी सारी चीज़ सीख चुके हैं आज की डेट में, बट एक साथ हम आपको ना समझाकर हमने उसके कई सेगमेंट्स कर दिए। तो उसको मतलब हमने रिड्यूस कर दिया, पूरी साइंस को जो अभी तक हम जानते हैं, उसको कई पोर्शन्स में तोड़-तोड़ के जैसे न्यूटन्स लॉज़ ऑफ मोशन, फिर आपने क्वांटम फिज़िक्स, फिर बहुत सारी चीज़ों में उसके टुकड़े कर दिए, फिर हम पोर्शन-पोर्शन में आपको सेगमेंट में समझाते हैं, ठीक है? एक दूसरा अप्रोच है, जो कि हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में नहीं यूज़ होता है, वो है यूनिफ़िकेशन का। बट आज की डेट में साइंटिस्ट जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं बाहर के, फिज़िसिस्ट हैं, वो एक दूसरी अप्रोच लेके रिसर्च कर रहे हैं जो कि है यूनिफिकेशन का, जिसमें वो एक ऐसा थ्योरी और इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं जिससे फिजिक्स के सारे लॉज फुलफिल हो, जिसमें कोई भी एक्सेप्शन ना हो और वो हर चीज़ पे सेटिस्फाई हो। वो यूनिवर्सल लॉ जिसको अभी लोग गॉड्स इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है? तो वो उसकी एक सर्च जारी है। बट इसका हम एक एंगल देखेंगे। अभी जितने लेक्चर्स हमारे फिज़िक्स के सर टीचर्स ले रहे हैं, वो आपको रिडक्शन मेथड पे ले रहे हैं जिसमें कई सेगमेंट्स किए गए हैं हमारे सिलेबस के एज़ पर योर जेईई एंड सीबीएसई पैटर्न्स, ठीक है? उस टॉपिक वाइज़ से पढ़ा रहे हैं। बट इस एपिसोड में हम अप्रोच लेंगे यूनिफिकेशन का, जिससे हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे फिज़िक्स का और उसको अप्लाई करेंगे हर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में और देखेंगे वो कहाँ फिट होता है, उसमें क्या एक्सेप्शंस आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक? फिर आगे हम चलते हैं। तो रिडक्शन अप्रोच में आपने देखा कि इसके डिविजन्स कैसे हुए फिजिक्स के। तो एक होती है क्लासिकल फिजिक्स जिसमें ज़्यादातर मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन, फोर्सेस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और टाइप्स ऑफ मोशन आप ये सब देखते हैं, डायनेमिक्स वगैरह, ठीक है? जो ये वो चीज़ है जहाँ पे आपके आसपास के कोई भी ऑब्जेक्ट में जो उसके बाहर की सराउंडिंग का जो इफेक्ट होता है, जैसे एक बॉल आपने थ्रो की या कोई गाड़ी मूव की या कोई चीज़ आपने स्लाइड किया, पुश किया या किसी चीज़ को लिफ्ट किया ग्रेविटी के अगेंस्ट में, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो हम क्लासिकल फिजिक्स में लेते हैं। फिर एक है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है, आप उस ऑब्जेक्ट के बाहर ना देखिए, उस ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए, ठीक है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप लेंगे तो उसके अंदर में हमें पता है हर ऑब्जेक्ट एक बेसिकली उसका एक एलिमेंट होता है, राइट? वो एलिमेंट से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनता है, राइट? बट उसको जैसे-जैसे आप उस ऑब्जेक्ट को तोड़ते जाएँगे तो एक मिक्सचर होगा, कंपाउंड होगा कुछ मॉलिक्यूल्स का। फिर वो मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे तो वो एटम्स का, एलिमेंट्स का मिक्सचर होगा, राइट? फिर उस एलिमेंट को भी तोड़ेंगे तो उसमें एटम्स निकलेंगे। फिर सब एटॉमिक उसको भी जब आप फर्दर रिड्यूस करेंगे तो आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स में पहुंच जाएंगे, जिसमें आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी स्टडी करना ये क्वांटम फिजिक्स में आया है, ठीक है? और कुछ पार्ट इसका केमिस्ट्री में भी जाता है, जब आप उनके बीच का इंटरेक्शंस और ये सब देखेंगे तो क्वांटम फिजिक्स में काफी हद तक रोल केमिस्ट्री का भी होता है, ठीक? अभी अभी ये यूनिवर्सल थ्योरीज हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक है? ये जो मैं बात कर रहा था गॉड्स इक्वेशन और स्ट्रिंग थ्योरी, ये गॉड्स इक्वेशन की तरफ हमें रिसर्च इस पे चल रहे हैं, ठीक है? तो जिसमें आपका आइंस्टीन ने ये दो थ्योरी दी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस पे हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही आपका क्रिटिकल टॉपिक है। बट इसके थ्रू हम इसको और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा यूनिफाइड अप्रोच है। ठीक, अभी हमने देखा यहाँ पे हमने इसकी साइंस के फिजिक्स के काफ़ी सारे डिविजन्स कर दिए। साइंस हमारा फर्दर डिवाइड होता है, जैसा आप जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। फिर उसके बाद में बायोलॉजी डिवाइड होता है आपका जियोलॉजी, बॉटनी, इन सब चीज़ों में। उसी तरह केमिस्ट्री भी कई पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में। फिजिक्स भी कई पार्ट में डिवाइड होता है, क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, एंड देन कुछ उस पे जो अभी यूनिवर्सल थ्योरीज चल रही हैं, है ना? तो इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये है वो जो हम देख रहे थे, हमारे साइंस के जितनी साइंस की नॉलेज हमें होनी चाहिए, उसको जो रिडक्शन किया गया है, उस टॉपिक्स में जो उसको ब्रेक किया गया है, वो ये टॉपिक्स हैं जो हम 11th 12th एंड इंजीनियरिंग के किसी भी कंपटीशन में पढ़ते हैं। तो यूनिट 1 होता है हमारा, जो स्टार्ट होता है इसका, आप देखिएगा फ्लो जो है, फिजिकल, फिजिक्स एंड मेजरमेंट, ठीक है? तो जिसमें हम यूनिट्स के बारे में समझना चाहते हैं। सबसे पहले हमें फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स बताया जाता है, एसआई यूनिट्स बताया जाता है, लीस्ट काउंट। तो ये सब आपकी किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन में इसका यूज होता है।
ठीक है, उसके बाद काइनेमेटिक्स में आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया जाता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, टाइम ग्राफ, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को समझने में कि वो ऑब्जेक्ट किस पॉइंट से किस पॉइंट गया है और किसके फ्रेम में गया है, वो यूनिफॉर्म मोशन था या उसका इंक्रीजिंग स्पीड थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था या उसका स्केलर था, वेक्टर है। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी चीज़ों के बॉडी के बाहर उसका क्या इंटरेक्शन मोशन हो रहा है उसको समझने के लिए। ठीक है, आपका जैसे इसमें फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सब भी कवर हो जाता है। फिर हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो हमने मोशन समझ लिया कि मोशन कैसे होता है और उसको कैसे मेजर किया जाता है। फिर हम देखेंगे इस मोशन के पीछे रीजन क्या है। तो लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे फोर्स, इनर्शिया, कोई चीज़ चलती है तो रुक क्यों जाती है। फिर अगर इनर्शिया है तो उसको चलते रहना चाहिए, तो उसमें हमें पता चलता है एक और फोर्स है जो उसको रोकती है, जो कि फ्रिक्शन है। उसके अलावा भी एक फोर्स है जो कि उस पे एक्ट होती है उसके मोशन को रोकने के लिए, उसका जो उसकी सरफेस एरिया पे लगती है, जो कि आपका मीडियम है, एयर। एयर का उसका आपको उसमें वो होता है एक रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। तो आप जब इसको देखेंगे तो आपको इसमें कवर हो जाएगा ग्रेविटी, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ या किसी भी प्लेनेट के सेंटर में। फिर दूसरी फोर्स है आपकी फ्रिक्शन। तीसरी फोर्स है जो इसको रोकती है, उसका एयर रेजिस्टेंस। करेक्ट। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से जो इक्विलिब्रियम बनता है और जो मोशन होता है उसको हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन में। फिर किसी भी मोशन के होने से जैसे ही मोशन होगा तो उसके पीछे कोई एनर्जी होगी, फोर्स होगा, ठीक है, और उससे वर्क डन होगा या अनयूज वर्क होगा। एंड देन उसका पावर, जो एनर्जी दी गई है, जो वर्क हुआ है, वो किस रेट से हुआ है, कितने कम समय में कितना ज़्यादा काम हुआ है, वो हम पढ़ते हैं वर्क एनर्जी पावर में। एंड उसकी सिस्टम्स की इफिशियंसीज कैसी हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं एक और टाइप होता है रोटेशनल मोशन। ठीक है, मोशन का ही एक पार्ट है। तो कुछ कॉन्सेप्ट इसके इसमें जो नहीं कवर होते वो इसमें हम पढ़ते हैं। इसमें रोटेशनल मोशन को अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को भी दिखाया गया है। तो इसमें आप सिस्टम को, जैसे कोई भी एक चीज़ है, राइट, जैसे यही एक, मैं एक रिंग ले लेता हूँ, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। अभी इसमें रोटेशन होगा, कोई सा भी अगर मैं इसमें रोटेशन करूँ ऐसे, सपोज करिए ये रोटेशन कर रहा हूँ, राइट। अभी रोटेशन कर रहा हूँ तो इसमें चीज़ें, रोटेशन में इसका सेंटर ऑफ मास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको हम मान लेते हैं इसका एक सेंटर होगा। वो एक्चुअल सेंटर नहीं होता, वो एक इमेजिनरी सेंटर पॉइंट होता है जिसके अबाउट कोई चीज़ होगी। ठीक है, तो ये हम इसमें पढ़ते हैं। फिर ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड पढ़ते हैं, कि जिसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ेंगे, यंग्स मॉडुलस, टेस्ट स्ट्रेन रिलेशनशिप, उसका नेचर क्या है, इलास्टिक है कि प्लास्टिक है, राइट। फिर आपका पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे, यंग्स मॉडुलस, उसका बल्क मॉडुलस, ये सब चीज़ें, उसका स्पेसिफिक हीट क्या है किसी भी चीज़ का, थर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है, राइट, चेंज ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट, हीट ट्रांसफर, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, ये सारी चीज़ें, रेडिएशंस, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में। फिर थर्मोडायनेमिक्स उसी का एक एडवांस स्टेप है जिसमें हम हीट के इंटरेक्शंस कैसे होते हैं, कैसे एनर्जी चेंज होने से बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे, कैरनॉट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी पढ़ेंगे, जो कि ये चीज़ आपकी इंजीनियरिंग में भी बहुत काम आएगी। जब आप बीटेक करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स का काफ़ी ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो इंजन एंड इफिशियंसी, जब आप कोई भी इंजन डिज़ाइन करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी इफिशियंसी क्या है, राइट। तो इन सब चीज़ों को आपको अभी से ही ध्यान से रखना है क्योंकि आपको भी आगे भी ये काम आएंगी। फिर चीज़ें हम कवर करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, जिसमें गैस सॉलिड से डिफरेंट बिहेव करता है। ठीक है, जैसे सॉलिड में एक काइनेटिक एनर्जी होती है तो पूरे उसके सॉलिड का एक शेप होता है और एक वॉल्यूम होता है, राइट। वो उसका शेप एंड वॉल्यूम नहीं चेंज होता है, तो जिस वजह से वो एक जैसा बिहेव करता है। बट गैस के अंदर में ऐसा नहीं है, गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, राइट। तो उसका वॉल्यूम आप कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। तो वो चीज़ें उसमें आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स में कैसे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वगैरह जो इसमें फॉर्मूलेज आएंगे। ठीक है, कुछ एजम्पशंस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, वो सब चीज़ें इसमें कवर होंगी। ऑसिलेशंस एंड वेव्स है जिसमें आप सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, पेंडुलम, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आपका 12th में कवर है और जेई में यूनिट 11 में आता है, तो जिसमें आप इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी पोटेंशियल फील्ड्स, ये सब पढ़ेंगे। इसका बहुत डिटेल लेक्चर हमारे सर ले चुके हैं। अभी मैं सर सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ और उसको रिलेट करूंगा मैं यूनिफाइड
अप्रोच से कि सारी चीज़ें एक साथ कैसे देखी जा सकती हैं, ठीक? फिर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर आता है आपका उसका जहाँ पे भी करंट होता है, फिर उस करंट की एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट एंड मैग्नेट, फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर किसी भी फील्ड इलेक्ट्रिक पास हो रहा है कहीं से इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो दोनों की कंबाइंड जो फील्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। उसका फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं ठीक है, जहाँ फील्ड होगी वहाँ फिर वेव्स भी होंगी। तो फिर हम ऑप्टिक्स के बारे में समझेंगे कि कैसे चीज़ें वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका लेंस फार्मूला हो गया आपका, फिर आपका इसमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह हो गए, ठीक है? फिर चीज़ें आपका पोलराइज़ेशन है, तो ये सब चीज़ें इसमें डिटेल में कवर होंगी। रिफ्रैक्शन हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है? जिसमें आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट के बारे में बोला गया वो कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी वेव की तरह, तो जो कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था, राइट? फिर एटम्स एंड न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? उसका डिटेल में कैसे क्या होता है, ये क्वांटम की एक समझिए बेसिक है, ये स्टार्ट है आपका क्वांटम फिजिक्स की। फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, ये डिटेल में हम जब इस कोर्स की स्टडी करेंगे तो करेंगे। इस एपिसोड में सिर्फ हमने ये कवर किया आपको दिखाने के लिए कि ये 20 यूनिट्स हैं जो कि आपके 11th-12th में और जेई में कंबाइंडली आती हैं, ठीक है? इसके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंटल स्किल्स पे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जेई में आपके एंड, जो कि 11th-12th में प्रैक्टिकल्स वाइवा होते हैं इन पे, ठीक है? वर्नियर्स हो गए, स्क्रू गेज हो गया, सिंपल पेंडुलम हो गया, मीटर स्केल, यंग्स मॉडुलस, सरफेस टेंशन, प्लॉटिंग ऑफ कूलिंग कर्व, स्पीड ऑफ साउंड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं कवर कर रहा यहाँ पे, ये सब चीज़ें आप कोर्स के जब लेक्चर्स होंगे तो आप देखेंगे। अभी एपिसोड का मेन पर्पज है कि इन सब चीज़ों को जो हमने देखी, ये सारी चीज़ें जो अभी हमने 20 यूनिट्स देखी, उनको एक साथ हम यूनिफाइड अप्रोच से कैसे समझें, ये है इसका क्रक्स इस एपिसोड को हमारे लॉन्च करने का। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? हमने जिस तरह साइंस एक्चुअली इवॉल्व हुई, ठीक है, उसी जिस तरह हमने चीज़ों को सीखा, उसी तरह हमने चीज़ों को सिलेबस में भी अरेंज कर दिया। तो जैसे अगर हम जब 15वीं सेंचुरी में जाएंगे, 15वीं सेंचुरी में जाते हैं, ठीक है, तो उस समय आप सरप्राइज होंगे कि मास एंड ग्रेविटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उस समय सिर्फ हमें एक चीज़ पता थी, चीज़ों में वेट होता है, ये चीज़ भारी है और इसको मूव करने में प्रॉब्लम होती है। फिर न्यूटन के आने के बाद में ही ये वेट से मास एंड ग्रेविटी अलग हुई, ठीक? उससे पहले हमें सिर्फ वेट पता था। तो और उससे पहले भी हमें ये भी नहीं पता था कि सन अर्थ के अराउंड घूमता है या अर्थ सन के अराउंड घूमता है। तो ये सब चीज़ें जैसे-जैसे हमने साइंस को इवॉल्व किया, वैसे-वैसे हमारे नए लॉज़ बनते गए, ठीक है? उन नए लॉज़ के साथ में फिर और जो रिसर्च हुई, तो कुछ लॉज़ इनकरेक्ट हुए और फिर उसको करेक्शन हुआ, उसमें फिर नई चीज़ें बनी। तो बट जो बेस था साइंस का, वो इन 5 चीज़ों से बना है। स्पेस, टाइम। स्पेस मीन्स आपका जो भी सराउंडिंग है, एक्स वाई जेड, जिसको 3 डायमेंशन हम कह सकते हैं, ठीक है? अभी हम बहुत डिटेल में मल्टीपल डायमेंशंस में नहीं जाएंगे, बट अभी हम जो जानते हैं वो सिर्फ 3 डायमेंशंस हैं जो हमारे आसपास है। एंड उसमें से एक फोर्थ डायमेंशन जिसको हम बोलते हैं वो टाइम है, जो कि दिखती नहीं है, बट वो एक कॉन्शियसनेस है जो कि फील हो सकती है, बट जो दिखती है वो स्पेस है, जो एक्स वाई जेड है आपका कोऑर्डिनेट्स, 3 डायमेंशन प्लस टाइम। हमने इसको एक साथ लिया है क्योंकि आइंस्टीन इसको कनेक्ट करके देखते थे, स्पेस एंड टाइम को, ठीक है? फिर इसके बाद में है जो है एनर्जी, मास एंड वेट। इसको भी हमने एक साथ एक सेगमेंट में इसलिए रखा है क्योंकि जो मास है, ये मास एक्चुअली बहुत ही एज्यूम्ड चीज़ है। इसको हम एक फर्दर डिटेल में लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि मास पता करना किसी चीज़ का बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है? वेट हम जो भी अपने अर्थ पे देखते हैं, वो हम वेट लेते हैं, जिसमें वेट में हमारा आफ्टर न्यूटन जब हमें पता चल गया ग्रेविटी कितनी है अर्थ पे, तो हमने वेट को जो हम मेजर करते हैं उससे जब डिवाइड कर देते हैं ग्रेविटी से, तो हमारा मास निकल के आ जाता है। बट इसमें भी एक ये न्यूटन तक तो सही था, फिर आइंस्टीन ने इसमें एक और एंगल डाल दिया। तो उन्होंने मास को बोला कि मास भी कुछ नहीं है, मास एक्चुअली एनर्जी का ही एक पार्ट है, ठीक है? तो जो जब उन्होंने इक्वेशन दी E इक्वल्स टू mc स्क्वायर यहाँ पे, राइट? उन्होंने ये इक्वेशन दी E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, तो जहाँ पे ये था मास,
एंड ये था स्पीड, किसकी स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, राइट। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो है एनर्जी, राइट। तो इन्होंने कहा एनर्जी जो है इसमें और मास में एक रिलेशन है, तो मास कुछ नहीं है, ये एनर्जी ही है, ठीक है। और इन दोनों में एक रिलेशन है, मास से एनर्जी होती है और एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है, राइट। और उसमें एक फैक्टर था स्पीड ऑफ लाइट का। तो ये काफी, और उन्होंने कहा स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम स्पीड विच कैन बी अटेन्ड, एंड ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इस पे हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, ये अपने आप में एक कंप्लीट लेक्चर है, बट अभी के लिए हम ये सिर्फ वापस आते हैं अपने पॉइंट्स पे। तो हमने देखा स्पेस टाइम, एनर्जी, मास, वेट, एक नंबर 2 हो गया था। नंबर 3 चार्ज, स्पिन, पोलैरिटी एंड एंटेंगलमेंट। तो इनमें से ये चार चीज थोड़ी हायर स्टैंडर्ड की है, ठीक है। चार्ज तो आप 11th 12th में वो इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ेंगे ही, ठीक है। स्पिन आप केमिस्ट्री में जानेंगे, ठीक है। पोलैरिटी भी आप मैग्नेटिज्म में और पढ़ते ही हैं, पोलैरिटी नॉर्थ पोल साउथ पोल, एंड प्लस आपका जो प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, इसमें भी पोलैरिटी होती है, राइट। तो पोलैरिटी भी आप देख रहे हैं। इंटेंगलमेंट एक नया वर्ड है, ठीक है। इस पे भी आज के डेट में बहुत रिसर्च हो रहा है। तो ये मैटर एंटी मैटर, जब अभी आप आजकल थोड़ा सा वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब में, तो इस पे बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, तो इस पे भी हम एक अलग नया एपिसोड ही करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए आप मुझे इतना समझ लीजिए, हर एक चीज जो पॉजिटिव है और उसका एक नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है। कोई भी चीज जब ओरिजिन होता है जिसका भी, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइंड होते हैं, ठीक है। जब इसका स्प्लिट होता है तो इसका नेगेटिव एक पोलैरिटी होती है, इसका पॉजिटिव पोलैरिटी है, राइट। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव अलग होते हैं तो ये आपस में हमेशा इंटेंगल रहते हैं, और इसी को कहते हैं इंटेंगलमेंट। ये दो पॉजिटिव नेगेटिव यूनिवर्स में कितने भी दूर हो जाएं, बट ये एक इंटेंगलमेंट के थ्रू कनेक्ट रहेंगे हमेशा से। इस पे बहुत रिसर्च चल रहा है कि आपको अगर आपके पास में ये है, तो इससे आप इस जगह पे क्या एक्शन हो रहा होगा आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, बट जो बेसिक इंटीग्रेंट्स है जिससे हमारी 99% फिजिक्स सॉल्व हो जाती है, वो आपका ये है स्पेस टाइम। ये अगर आपने समझ लिया, एनर्जी, मास, वेट, ठीक। तो इसी से आपका स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, ग्रेविटी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे इनसे ही सब चीजें डराइव होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंटीग्रेंट्स हैं जिसको मैंने ग्रुपिंग की है 3 चीज में। इन 3 चीजों से आप पूरी फिजिक्स सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ये, अगर आपको ये 3 चीजों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये 3 ग्रुप्स जो है, ठीक है। स्पेस टाइम ग्रुप नंबर 1, एनर्जी, मास, वेट ग्रुप नंबर 2, चार्ज, स्पिन, पोलैरिटी एंड एंटेंगलमेंट तो एक नया कॉन्सेप्ट है, आप यहीं तक इसको रखिए। चार्ज, स्पिन, पोलैरिटी, ये चीज आप समझ गए तो फिजिक्स और आपकी फिजिकल केमिस्ट्री काफी इजी हो जाएगी, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। तो एनर्जी है क्या? सबसे पहले जब मैंने ये चीजें बताई तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, एनर्जी है क्या। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में 2 टाइप की एनर्जी होती है, ठीक है। मैंने इधर 3 लिखी है, बट एक एनर्जी इंट्रिंसिक एनर्जी, मैं पेन ले लेता हूँ। एक होती है इंट्रिंसिक एनर्जी, जो कि उसके ऑब्जेक्ट के अंदर की एनर्जी है, जिसके बारे में अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं है किसी को भी कि एक एटम के अंदर में कितनी एनर्जी है। अगर उस एटम को ब्रेक कर दिया जाए, जो कि आप न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में देखते हैं, उससे कितनी एनर्जी रिलीज हो सकती है उसका आइडिया भी नहीं है, ठीक। तो इसके बारे में अभी हम आपको 11th 12th में, जेई में या इंजीनियरिंग में कभी पढ़ाया नहीं जाता। ये सब्जेक्ट है एक पीएचडी लेवल का, ठीक। तो इससे हम हमेशा हमारी फिजिक्स अप टू इंजीनियरिंग लेवल, बैचलर्स तक या मास्टर्स तक, ये टॉपिक नहीं आता है। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में आप एंट्रोपी और इंथैल्पी ये सब जब पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत इसका रिलेवेंस है, बट क्वांटम लेवल पे भी वो कवर नहीं है। तो उसकी कंप्लीट टोटल एनर्जी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की नहीं जानते। जो हम जानते हैं वो है उसकी एक्सटर्नल एनर्जी, वो कितनी एनर्जी कैरी करता है, जो कि उस बॉडी के बाहर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसमें 2 होती हैं आपकी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसकी, वो पोटेंशियल, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। अभी इसमें कोई मोशन नहीं है, जब तक ये रेस्ट पे है इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो है ग्रेविटी, राइट। तो उस ग्रेविटी को खींच रही है और मैंने इसको होल्ड किया हुआ है, मीन्स इसको उस ग्रेविटी के अगेंस्ट में रोका हुआ है। तो मैं इसमें एक एनर्जी है। जैसे ही मैं अपना हाथ रिलीज करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, राइट। ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है क्योंकि ग्रेविटी ने इसको पुल कर लिया। मैंने अपनी जो होल्डिंग थी मैंने हटा दी, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक इसमें ड्रॉप आया, राइट। तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी थी इस लेवल पे जब आई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, और वो जो कन्वर्ट हुई है वो इस हाइट से इस हाइट तक आने में
वो कन्वर्ट हो गई आपकी पोटेंशियल से काइनेटिक में। तो एनर्जी सिर्फ चेंज हुई है, ना कंज्यूम हुई है और ना जनरेट हुई है, राइट? तो ये एक बेसिक लॉ आप जानते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये चीज़ें कॉन्सेप्ट हमारे वैदिक साइंस में भी बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, बाद में ये प्रूफ हुए और थ्योरम्स के फॉर्म में आए। ठीक, तो एनर्जी हो गई। स्पीड वेलोसिटी आप जानते हैं, सब चीज़ें क्या अंतर है स्पीड एंड वेलोसिटी में। स्पीड आपका स्केलर है, वेलोसिटी आपका वेक्टर है। वेलोसिटी एक जब स्पीड के साथ में डायरेक्शन एसोसिएट हो जाए तो आपकी वेलोसिटी होती है। स्पीड से ही एक्सेलरेशन बनता है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ही ग्रेविटी है। ये ग्रेविटी भी एक्सेलरेशन है, इसको इस तरह कह सकते हैं, ग्रेविटी भी एक्सेलरेशन का एक पार्ट है। ठीक है, और ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये स्केलर है। ठीक, फिर इसी से आपका मोमेंटम बनता है, फोर्स बनता है। ठीक है, इसमें क्या चीज़, एक चीज़ मिसिंग है जो है वो मास। ठीक है, अभी आपका मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, राइट? तो वेलोसिटी यहाँ आई गई थी। वेलोसिटी क्या होता है आपका डी एक्स बाई डी टी या डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, मीन्स डिफरेंस इन पोजिशन अपॉन डिफरेंस इन टाइम। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, 2 बजे यहाँ पे था, 3 बजे यहाँ पे आया तो 1 घंटे में, राइट? तो ये डिफरेंस अपॉन टाइम हो गया, तो ये वेलोसिटी हो गई। अब इसी का एक्सेलरेशन अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ती रही हर एक सेकंड पे, हर एक मिनट पे, तो वो आपका डी वी बाई डी टी ये एक्सेलरेशन होता है, राइट? फिर यहाँ से आपको वेलोसिटी आ गई थी, एक्सेलरेशन आ गया था। ठीक है, मास से जब मल्टीप्लाई कर दें तो मोमेंटम आ जाता है। फिर ये फोर्स है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी में मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मोमेंटम हो जाता है, एक्सेलरेशन में मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फोर्स हो जाता है। ठीक, उसी तरह प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, अब कहेंगे स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, ये भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, बट स्ट्रेस इस ऑब्जेक्ट के अंदर जनरेट होता है, प्रेशर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, ये अंतर है। तो जब स्ट्रेस हम निकालते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्ट्रेस, उस फोर्स का जो जिसने एरिया पे वो फोर्स लगा है, उसकी वजह से उस बॉडी के अंदर में जो स्ट्रेस आता है वो स्ट्रेस होता है। ठीक? इसीलिए बोलते हैं ना, जैसे कि बहुत स्ट्रेस ले लिया मैंने, तो बहुत प्रेशर ले लिया मैंने, गलत है कहना। बहुत स्ट्रेस ले लिया, क्योंकि वो आप स्ट्रेस वो आपकी बॉडी के अंदर है। ठीक है, प्रेशर ले लिया मीन्स जब आपके ऊपर कोई लोड डाल दे, ठीक, फिजिकल लोड या आप उठाए हो तो वो प्रेशर है। बट स्ट्रेस इंटरनल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, मेंटल प्रेशर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया डिफॉर्मेशन स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जो देख रहे हो सिंपल वही आपके इन्हीं उससे आई है। स्पेस टाइम जो मैंने आपको बताया, स्पेस टाइम हो गया, मास हो गया, तो वो सारी चीजें जो हमने देखी स्पेस टाइम से ही आपका स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आ गया था। मास के आते ही आपका मोमेंटम, फोर्स, करेक्ट, चेंज इन मोमेंटम, ये सब आ गया, राइट? तो डिफॉर्मेशन आपका चेंज इन लेंथ स्पेस है। ठीक है, स्पीड क्या है आपका, स्पीड रेशियो है डिस्टेंस अपॉन टाइम का। एक्सेलरेशन है उसी तरह रेशियो आपका, पावर है उसी तरह रेशियो आपका किसका है, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, डेंसिटी क्या है, रेशियो है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? तो अगर इसको मैं ऐसे करूं तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये आपका dv बाई डी टी। ठीक है, हर एक सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये वर्क डन अपॉन टाइम, ये है आपका वॉल्यूम अपॉन, सॉरी, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, ये है प्रेशर आपका, फोर्स अपॉन एरिया, डिफॉर्मेशन आपका डेल्टा एल अपॉन एल। रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन एक नया वर्ड है। रेस्टिट्यूशन क्या है, जैसे एक बॉल जो हम ऊपर से उठाते हैं और गिराते हैं, राइट, वो बॉल वापस ऊपर आती है, तो किस वेलोसिटी से बॉल नीचे गई और किस वेलोसिटी से बॉल ऊपर आई, तो ये उसका रेशियो होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके सरफेस पे कि उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की इलास्टिसिटी कैसी है। तो प्लास्टिक होगा तो रिबाउंड नहीं करेगा, तो एक तरीके से जो रिबाउंड होता है वो रेस्टिट्यूशन से आता है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट जो आई है और जो गई है उसका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका सेम वे, जिसको म्यू कहते हैं, म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन एन। अब फिर आते हैं हमारे कंजर्वेशन ऑफ थ्योरीज। कंजर्वेशन ऑफ थ्योरीज ही आपका ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, इसी से सारी चीजें होती हैं। अगर आपने ये समझ लिया कि एनर्जी कंजर्व है, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आप ये 4 कंजर्वेशन से याद कर लीजिए। ठीक, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा।
एनर्जी कंजर्व्ड है, चार्ज नेट चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। ये 4 कंजर्वेशन अगर आपने समझ लिए, ठीक है, तो चीज़ें सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी, एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी, आप उसकी इस स्टेट में क्या एनर्जी थी, इस स्टेट में क्या एनर्जी है, दोनों को डिफरेंस निकाल इक्वेट कर देंगे, ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन में दिया गया निकालने को वो आपका निकल के आ जाएगा। सिर्फ आपको देखना है एनर्जी का कौन सा फॉर्म यूज़ करना है। कहीं पे आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है, वो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएँगे तो आपका 90% चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपका चार्ज कंजर्व रहता है, टोटल चार्ज जितना था चार्ज खत्म नहीं होता। एक जगह से चार्ज आएगा दूसरी जगह आ जाएगा। तो यहाँ चार्ज कम होता है, यहाँ बढ़ जाएगा। बैटरी इन्वर्टर्स में भी यही होता है, चार्ज आपका एक जगह से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में ट्रांसफर होता है, उसी से आपका करंट पैदा होता है और वही आपका चार्ज फिर वापस से आप जब रिचार्ज कर देते हैं बैटरी को तो वापस चार्ज चला जाता है अपने उसी इलेक्ट्रोड में, फिर से आपका इलेक्ट्रिक फ्लो होने लगता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक ऑब्जेक्ट था, एक मोमेंटम से मूव हो रहा था, इसका मोमेंटम 0 था, ये रेस्ट पे था, इसने इसको हिट किया, ये रुक गया, ये मूव होने लगा। तो उसमें 2 स्टेट होते हैं कि एक तो आपका ऑब्जेक्ट इसको आए हिट करे, तो ये भी मूव हो और ये भी मूव हो, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट होता है कि ये ऑब्जेक्ट आए, इसको हिट करे, ये रुक जाए और ये मूव हो। तो इसमें जहाँ पे आपका टोटल मोमेंटम ट्रांसफर हो जाए दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो वहाँ ये ऑब्जेक्ट रुक गया, इसका मोमेंटम 0 हो गया और ये ऑब्जेक्ट मूव होने लगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट मूव होगा तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम था, वो टोटल ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसका वही मोमेंटम हो जाएगा जो इसमें था। अब मास सिर्फ डिफरेंट है, तो मास जब डिफरेंट है तो इसको समझने के लिए जैसे इसके क्वेश्चन हमने बहुत सारे कराए डिटेल में, आप हमारे सर के क्वेश्चन देख सकते हैं, तो उससे आप मास निकाल लेंगे, इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे, किसकी क्या वेलोसिटी होगी। सपोज करिए 5 किलो का था, ये 10 किलो का है और ये 10 की स्पीड से चल रहा है 5 किलो का, राइट। इसने जब इसको हिट किया तो ये जो चलेगा और ये रुक गया, तो ये जो चलेगा ये कितनी स्पीड से चलेगा, इसकी आधी स्पीड से। 10 किलो का था ना, ये 5 किलो का था, तो ये 10 की स्पीड से आ रहा था, तो ये कितने जाएगा 5 की स्पीड से, बस। क्यों? क्योंकि कंजर्व्ड है मोमेंटम, राइट। उसी तरह एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। तो ये चीजें आपने सीख ली अगर अच्छे से, तो आपका दुनिया का कोई क्वेश्चन रुक नहीं सकता है, ठीक है, चाहे 11th-12th की पूरी सीरीज कवर हो जाती है। हाँ, ऑप्टिक्स में जो हमने देखा, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन थोड़े इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन इससे रह जाएंगे, जो इसके अलावा आपको कुछ समझने पड़ेंगे। बट मोटा मोटा आपका जितना भी मैकेनिक्स है, ठीक है, वो कवर हो जाता है, डायनामिक्स कवर हो जाता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट वगैरह सब कवर हो जाता है। सिर्फ इतनी चीजें अगर आपने देख ली, वो रेशियोज, ये चार्ज मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है, और जो बेसिक इंटीग्रेंट्स हैं, स्पेस को आप स्पेस टाइम को अच्छे से समझ लिया, आपने मास एनर्जी को अच्छे से समझ लिया, स्पिन और जो चार्ज है उसको अच्छे से समझ लिया, राइट।